आपका जो बचपन था वो बचपन कैसा था? लोग मुझे काफी चिढ़ाते थे कि मोटू मोटू। क्या आपको लगता है कि एनी टाइम सून दया भाभी की वापसी होगी या थोड़ा और मजीद टाइम लग सकता है? डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत जल्दी दया भाभी की एंट्री होगी। अगर आज के टाइम में अगर जेठालाल ने अय्यर को इडली बोला तो जेठालाल पे केस हो जाएगा। हेलो निर्मल सोनी सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपका हर शख्स एक कहानी है। मैं खुशामदीद। सो थैंक यू अपना कीमती टाइम देने के लिए। और जैसे थैंक यू। कि आपके फैंस हैं दुनिया भर में, उनके जो चंद सवालात हैं वो हम आपसे पूछेंगे। तो आप ये बताइएगा कि आप कहाँ पे पैदा हुए थे, इंडिया के कौन से शहर में? जी मैं इंडिया में गुजरात में पैदा हुआ। अच्छा। भावनगर, तळाजा भावनगर, जो मेरे मामा का घर है। जी। बॉर्न गुजरात में हुआ और बड़ा हुआ मुंबई में। अच्छा अच्छा। आपका जो बचपन था वो बचपन कैसा था? कौन कौन सी डिफिकल्टीज आपने फेस की बचपन में? वैसे तो बहुत बढ़िया बचपन था, क्योंकि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे जहाँ पे बहुत बड़े फैमिली थी। अराउंड 35 लोग एक साथ रहते थे, तो बचपन तो बहुत बढ़िया था। बस डिफिकल्टी ये थी क्योंकि मैं थोड़ा ओवरवेट था, तो उस हिसाब से लोग मुझे काफी चिढ़ाते थे कि मोटू मोटू अच्छा ऐसा। तो उस हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट रहा। बाकी और तरीके से बहुत अच्छा रहा। अच्छा। तो जब आपको लोग चिढ़ाते थे तो क्या फीलिंग होती? ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपकी क्या फीलिंग होती थी? पहले जब स्कूल में था, जब लोग मुझे चिढ़ाते तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं अच्छा ट्राई करता था वजन कम करने की, लेकिन वो टाइम बिल्कुल वजन कम नहीं होता था। तो बुरा भी लगता था कि लोग मुझे मोटा बुलाते हैं, मोटू बुलाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। तो फिल्म इंडस्ट्री या मूवी इंडस्ट्री में आने का कैसा आपका हुआ, मतलब कैसे आपका शौक हुआ आने में, ज्वाइन करने का? देखिए, हमारा तो एक तो पहले से फैमिली बिजनेस है गोल्ड स्मिथ का भी। हम लोग गोल्ड स्मिथ है। अच्छा तो मैं ऑलरेडी पढ़ाई के बाद गोल्ड का काम कर रहा था। अच्छा। लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना था कि जो डिफरेंट हो, थोड़ा अलग डिफरेंट हो हो। मैं खानदान से, चाहता था, हाँ। हाँ, खानदान से थोड़ा डिफरेंट हो। मैं चाह रहा था कि लोग मुझे पहचाने और मेरे नाम से। तो वो ऐसा सोच के फिर सोचा कि क्या किया जाए। तो मेरे नेबर आंटी थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि व्हाई नॉट ट्राइंग एक्टिंग। तो मैंने बोला हाँ, एक्टिंग तो मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मन में तो था कि एक्टिंग करनी है। तो बस फिर मैंने थोड़ा उसका इंक्वायरी किया कि क्या कैसे कर सकते हैं, कैसे काम मिल सकता है। अच्छा। तो आपने जैसे मेंशन किया कि जो भी आपको लोग बचपन में आपको चढ़ाते थे, मोटू मोटू करके बुलाते थे, आज वो लोग आपके ऑफ कोर्स फैंस होंगे या आपको रीच आउट करते हैं कि यार हमें ऑटोग्राफ दो, हमसे सेल्फी निकालो, तो अभी आपका रद्द अमल उनके साथ क्या होता है? डेफिनेटली जब स्कूल में लोग मुझे मोटा बुलाते थे, जो लोग वो आज मेरे फैन है, मेरे पीछे पड़ते। अरे भाई, आज तो तू स्टार हो गया, तू बड़ा बड़ा काम करता है। तो अच्छा लगता है कि जो इंसान आपके नेगेटिव पॉइंट को इतना वो कर रहा था, वो आप आज आपके साथ आपको सराह रहा है, तो ये अच्छा लगता है। हाँ, ये और छोटा देखिए, सा मैसेज भी था ऑफ कोर्स। हाँ, और जो मेरा नेगेटिव पॉइंट था कि मैं मोटापा, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया था, कोशिश की कि मैं अपना वजन कम कर सकूं। लेकिन क्या, मेरा थोड़ा ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। लाइक मेरे मदर साइड, फादर साइड सब ओवरवेट है, तो ये अच्छा। मेरा थोड़ा खानदानी टाइप का है कि मेरा वजन कम नहीं होता। हम्म। तो जो मेरा नेगेटिव पॉइंट था, ये फिल्म इंडस्ट्री ने इसको पॉजिटिव कर दिया। अच्छा, ये जो आपका नेगेटिव पॉइंट था, आपको उस वक्त शायद पता नहीं था, लेकिन ऊपर वाले को बिल्कुल पता था कि ये इस बच्चे का ये जो फॉर एग्जाम्पल जो मोटापा है, बड़े होके यही इसके काम आएगा और इसको ये रोल मिलेगा। तो जब बिल्कुल आपने, बिल्कुल। हाँ जी, जब आपने मूवी या ड्रामा ड्रामा इंडस्ट्री में इन हुए तो सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा था आपका? मैंने सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने किया था, आईसीआईसीआई बैंक का कमर्शियल किया था, हम्म। डायरेक्टेड बाय विनोद चोपड़ा। अच्छा मैं ऐसे अपने फ्रेंड के साथ खड़ा था, और एक शख्स आके मुझे बोलते हैं कि भाई, आप एक्टिंग करोगे क्या? क्योंकि जो मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसमें आप जैसा एक बंदे की जरूरत है। तो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, मैं करूंगा। और पहली बार मैं किसी ऑडिशन, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि ऑडिशन क्या होता है, कैसे अच्छा। देना होता है, कैसे किसी को मिलना होता है। हम्म। पर कि मेरी डेस्टिनी में लिखा था एक्टर बनना।
तो जैसे ही मैंने कहा ना कि मैंने जस्ट सोचा था अभी हाँ जी। 3-4 दिन पहले कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो ऐसे ही कोई शख्स शख्स आके मुझे बोल के गया कि भाई मुझे आपकी जैसे कैरेक्टर की जरूरत है, आप आके मिलिए हमें। जी। तो मैं उनको जाके मिला और मेरा काम हो गया। तो गॉड ने पूरा प्लानिंग करके रखा हुआ था शायद मेरे लिए हाँ, कि ऑफ कोर्स। अ, कि ये एक्टिंग करेगा, ये वैसे तो सबके लिए प्लानिंग करके रखते हैं भगवान, हम्म। लेकिन लगता है मुझे मेरे लिए इससे ज्यादा स्पेशल प्लानिंग करके ऑफ रखी कोर्स। थी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जब फर्स्ट टाइम आपको ऑडिशन देना पड़ा तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए, या जब आप सेलेक्ट हुए, तो आपका क्या रिएक्शन था उस वक्त? क्योंकि जब उस वक्त ये नया एक प्रोजेक्ट था, किसी को पता नहीं था कि ये इतना बड़ा सुपर हिट होगा। तो जब आपने ऑडिशन दिया, आपको रोल मिला, क्योंकि हम सबको पता है कि आप थे डॉक्टर हाथी फर्स्ट, तो कैसा हम्म। एक्सपीरियंस था, कैसी फीलिंग थी? देखिए मेरे लिए तो तभी बहुत नॉर्मल फीलिंग थी, क्योंकि तो पता नहीं था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा इतना बड़ा शो हिट हो जाएगा। हम्म। यू नो जब मैंने तारक मेहता का ऑडिशन दिया था, तो ऑलरेडी मेरे पास और 3 शो थे, 2 फिल्में थी। अच्छा। तो मेरे लिए तो एक कॉमन प्रोजेक्ट था जो मैं रेगुलरली कर रहा था। हम्म। तब पता नहीं था कि तारक मेहता हिस्ट्री बन जाएगा। ऑफ कोर्स। अच्छा। अच्छा, तो आप उसमें कई साल आप डॉक्टर हाथी थे, फिर आप रिप्लेस हुए कवि कुमार आजाद सर से। तो वो जब आप रिप्लेस हुए, तो उस वक्त क्या था आपकी फीलिंग? आपको मतलब ऑफ कोर्स जब आप किसी इंडस्ट्री में या किसी चीज के साथ अटैच होते हो, फिर आप उसके अलग हो जाओगे, तो फिर क्या होती है फीलिंग? देखिए ऐसा ही बात है ना कि मैंने स्टार्टिंग में डॉक्टर हाथी का कैरेक्टर निभाया, लेकिन फिर तभी जैसे मैंने बताया कि मेरे पास ऑलरेडी तभी बहुत काम था। तो मेरे लिए तभी ऐसा था कि यार मैं तारक मेहता करके बाकी सब प्रोजेक्ट छोड़ दूं। हम्म। लाइक तभी मैं बड़े बड़े शोज करता था। तब मेरे पास बालाजी का महाभारत था, जी। प्रीति रानी का वारिस था, फिर गिरीश मलिक का कुछ लव कुछ मस्ती था, देन सलमान खान की एक फिल्म थी वीर, फिर साउथ की एक फिल्म थी। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, और साथ में तारक मेहता का उल्टा चश्मा था। तो मेरे लिए उस टाइम पे ऑप्शन ये था, या तारक मेहता करूं और बाकी ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट छोड़ दूं, हम्म। और या फिर था कि ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट करूं और तारक मेहता छोड़ दूं। तो मेरे लिए तब बहुत इजी था कि एक शो छोड़ना। तब तारक मेहता ना कोई बड़ा शो था, ना कोई बड़ा ब्रांड था, ना कुछ था। हम्म। तो मेरे लिए तो बहुत इजी था कि तारक मेहता छोड़ देता हूँ, और बाकी के जो बड़े बड़े शोज है लाइक स्मृति ईरानी का वारिस, जी टीवी, एकता कपूर का बालाजी का महाभारत, स्टार प्लस, देन गिरीश मलिक का कुछ लोग कुछ मस्ती, सहारा टीवी, और सलमान खान की फिल्म। तो मुझे तभी बहुत इजी था कि ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट करूं और तारक मेहता छोड़ अच्छा, दूं। तो तारक तो मेहता मैं आपने उस वक्त छोड़ा था, फिर आपने वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, इसीलिए कवि कुमार आजाद जी आए थे। तो आप यस सलमान यस खान की मूवी वीर में भी हैं। सलमान खान की फिल्म थी वीर, वीर। उसमें था। वीर, हाँ। लेकिन फिर देखिए क्या होता है ना कि जरूरी नहीं कि आपके हर डिसीजन सही हो। ऑफ कोर्स। तो हाँ। तब मेरा ये डिसीजन गलत रहा। तो उसके 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक शो, बाकी के शोज चले, बंद हो गए, फिल्म बनी, रिलीज हुई, लेकिन ऐसा कोई फायदा हुआ नहीं। हम्म। तो लेकिन कभी मुझे अफसोस नहीं रहा कि अरे मैंने गलत डिसीजन लिया, अच्छा। क्योंकि उसके बाद भी, जी। हाँ, जी। क्योंकि उसके बाद भी जैसा भी बाकी के सब प्रोजेक्ट खत्म हो गए, लेकिन मेरे पास नए नए प्रोजेक्ट आते रहे, करता रहा मैं। तारक मेहता छोड़ने के बाद मैंने वो रहने वाली महलों की किया, कुबूल है 2 साल किया मैंने। अच्छा, कबूल है जो ड्रामा था। हाँ, जो अच्छा। जी टीवी पे आता था, जी 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 वो जी। मैंने 2 साल किया है। हाँ वो जी। रहने वाली महलों की, FIR, चंद्रकांता, नजर, फिर फिल्में की। तो कभी मैं घर पे नहीं बैठा, तो कभी मुझे कभी ऐसा सोचने का मौका नहीं मिला कि अरे मैंने तारक मेहता छोड़ के गलत कर दिया। लेकिन हाँ, मुझे जो मेरे फैंस थे, जो ऑडियंस थी, उन्होंने जरूर मुझे याद दिलाया कि तुम्हारा डिसीजन गलत था। गलत था। तो काफी बार जो मतलब मिलते थे, आपने तारक मेहता छोड़ के बहुत गलत किया, आपने तारक मेहता छोड़ के बहुत गलत किया। बोला हाँ भाई, हो गई गलती। अब जो जो एक डिसीजन मैं ले चुका हूँ पास्ट में, उससे लेके मैं अभी क्यों परेशान क्योंकि हूँ, मैं इंसान ऑलरेडी अपनी मेरा गलतियों काम से ही गलत है। सीखता है। हाँ जी जी। तो मैंने बोला कि हाँ, हो गई गलती, अब थोड़ी ना मैं उसके लिए रो सकता हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं आगे चल रहा था और अच्छा खासा काम कर रहा था।
लेकिन एक होता है ना कि वो शो काफी हिट हो गया, लोगों को ये तो लोग बातें करने लगे, करे यार जब भी कहीं पे भी जाओ, अरे निर्मल ये तुम्हारा डिसीजन गलत रहा, बोला हाँ सर अच्छा। सॉरी है। तो लोगों ने मुझे बहुत ताने मारे कि अरे तू अच्छा, क्यों छोड़ा क्यों आपने छोड़ा। जब वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ दिया था, फिर वो कवि कुमार आजाद जी आए थे, ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कुछ एपिसोड्स में आप आए थे उनके भाई बन के। तो हम्म। फिर जब आप उनके भाई बन के आते थे, ऑफ कोर्स फिर पुरानी यादें सेट की, तो आपको फील नहीं होता था कि यार मुझे बस परमानेंट भाई बना के रख ही दो, वापस मत भेजो? नहीं, मैंने जैसे कहा ना कि मेरे पास कभी काम की कमी नहीं रही, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे मुझे ये बस ये दे दो। इनफैक्ट मैंने कभी भी जब कवि कुमार आजाद थे, मैंने कभी फोन करके प्रोड्यूसर अशित भाई से कभी नहीं कहा कि मुझे वापस ले लीजिए डॉक्टर हाथी के रोल में। हम्म। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपके जो नसीब में है ना, ऑफ वो कोर्स। कोई नहीं लेके जा सकता। अगर आपके नसीब का चीज है वो आपको मिलेगा, आपके नसीब में नहीं है तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। तो मुझे लगा उस वक्त कि शायद मेरे नसीब में ये नहीं है, उनके नसीब में है तो वो कर रहे हैं। हम्म। फिर वापस जब मुझे भाई का रोल के लिए कॉल आया तो मैं बोला चलो गुड, अच्छा है, एक थोड़ी मेमोरीज ताज़ी हो जाएगी, अच्छा, लोगों से मिलना हो जाएगा। उसमें थोड़ा आपको वियर्ड नहीं लगा कि पहले मैं जो गोली के पिताजी का रोल करता था, फिर अभी चाचे का रोल करूंगा, तो थोड़ा फैंस अब सवाल नहीं पूछेंगे कि एक रोल पिताजी के रोल से डायरेक्ट आप अंकल का रोल कर रहे हैं? नहीं, मुझे वियर्ड नहीं लगा, पर एक होता है ना कि फिल्मों में तो होता है, डबल रोल भी तो होते हाँ हैं। जी, हाँ जी। जी बिल्कुल। तो हाँ, तो मुझे बस ऐसा ही लगा कि मैं डबल रोल कर रहा हूँ, कि एक पास में मैंने डॉक्टर हाथी का रोल किया और अभी आज ही मैं उनका भाई का रोल कर रहा, तो मैं बस यही फील करके कर रहा था कि भाई डबल रोल है मेरे। अच्छा, आपको पता है जो आपका जब ड्रामा शुरू हुआ था ना, तो जो मेरा आपका जो फेवरेट सीन था ना, वो जब जेठालाल आए थे आपके पास, उनको शायद पेट में दर्द था, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर आती मुझे दवा चाहिए, तो आपने उनको दवा दी थी। फिर उन्होंने बोला ये कौन सी दवाई है, तो आप बोल रहे थे कि मुझे भी नहीं पता, आप खाएंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा। हाँ जी। स्टार्टिंग में देखिए, आज ऑडियंस ऐसे बोलती है कि अरे ज्यादा फनी नहीं लग रहा है तारक मेहता, और ऑडियंस काफी कंप्लेन करती है कि पहले जैसा कॉमेडी नहीं रहा। हाँ जी। लेकिन देखिए, पहले पहले जैसा जैसा टाइम भी नहीं रहा ना। हाँ जी। आज आज जैसे जेठालाल पैसे पहले दया को बोलता था नॉन सेंस, आठवीं फेल, तो आज आज वो नहीं बोल सकते। नहीं, अगर आज उन्होंने ऐसा बोला तो उनपे केस हो जाएगा। तो ये पहले ये ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं यही पूछने वाला था कि जो पहले के एपिसोड्स है ना, इतने फनी थे, मतलब हंस हंस के पेट में दर्द हो जाता था। जो अभी अभी के देखिए, एपिसोड्स हैं उसमें इतना हाँ, नहीं है फन। देखिए क्या होता है ना, पहले पहले ना आप कॉमेडी क्या होता है ना कि जो इंस्टेंट जो आई वो, पर अभी क्या हो जाता है ना कि इंस्टेंट तो आती है। देखो, कॉमेडी जरूरी नहीं कि किसी का इंसल्ट करे, लेकिन एक होता है ना कि थोड़ा आपके जो रियल लाइफ है थोड़ा बाहर जाके अगर आप सोचे तो कॉमेडी बनती है। हाँ जी। तो जैसे अभी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोल दिया नॉन सेंस, तो वैसे तो ये नॉर्मल है, लेकिन आज के जमाने में अगर किसी हस्बैंड ने वाइफ को नॉनसेंस बोला तो केस हो जाएगा। हाँ, हाँ। लेकिन वाइफ अगर हस्बैंड को नॉनसेंस बोलती है तो कोई इशू नहीं है। हालांकि तो ये गलत बात है। मियाँ बीवी दोनों को रेस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन एज अ जो ड्रामा वो हाँ, बना कॉमेडी बेस है। देखिए, ऐसा भी तो नहीं है ना, जेठालाल उनकी वाइफ की इज्जत भी तो करता है, इतना बहुत प्यार भी तो करता है। बहुत। लेकिन एक लेकिन होता है कि लोगों प्यार की ये नहीं। भी शिकायत है कि जेठालाल दया भाभी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स बबीता जी से भी उनकी फ्रेंडशिप है। हाँ, देखो, अपनी लाइफ में रियल लाइफ में हर शख्स में जेठालाल होता है, ऑफ वो कोर्स। चाहे दुनिया को दिखाए या ना दिखाए, उनकी लाइफ में सीक्रेट बबीता होती ही है। हाँ जी। कोई 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 जाहिर बताया। करते हैं, कोई नहीं करते। हाँ, अब आप मुझे बताओ आज तारक मेहता इतना हिट क्यों है? क्योंकि हर बंदा अपने आप को जेठालाल में देखता है। अपनी मतलब मेरा ये मानना है कि हर बंदा जेठालाल होता है, और उनकी कहीं ना कहीं एक बबीता तो होती है, इसलिए ये शो ज्यादा चलता है। अच्छा, नहीं ये बहुत अच्छी अच्छी बात है। अच्छा, ये जो अभी अभी जो फ्यूचर एपिसोड्स हैं उनमें आपको लग रहा है कि जो जब ज्यादा मजा पता है तब हमें स्पेशली आता है जब जेठालाल
अय्यर भाई और भिड़े, उनकी जो तूतू में होती है ना, जब जेठालाल अय्यर भाई से जेलस होते हैं, तो वो फ्यूचर में आएंगी चीजें दोबारा। नहीं, वो तो होता ही रहता है ना। वो तो देखिए, वो तो शो का बेस है। झगड़ा झगड़ा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक दूसरे से तू तू मैं। हाँ नहीं, ये वो तो शो तूतू का में बेस, बिल्कुल तो होता ड्रामे ही वाली, रहता हाँ है जी। ड्रामा। वो अभी भी होता ही है। हम्म। पर देखिए, जैसा अभी आज पहले एपिसोड्स में जेठालाल अय्यर को बोल देता है, "ए, इडली"। जी बिल्कुल। अगर आज के टाइम में अगर जेठालाल ने अय्यर को इडली बोला तो जेठालाल पे केस हो जाएगा। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो पहले जो कॉमेडी थी, आज वो वैसी कॉमेडी नहीं कर पा रहे, क्योंकि छोटी छोटी पॉइंट सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं। यस, फिर या उस एक्टर पे इतनी कंट्रोवर्सी होती है, फिर वो एक्टर छुपने की कोशिश करता है, या ये चीज मुझसे नहीं करवाओ, या मैं ये काम नहीं करूंगा। ऐसा क्यों हो रहा जो है? पहले की जो ऑडियंस थी ना, वो काफी चीजें ले लेती थी कि भाई जी, ओके, वो फनी रिलेट वे में ले करते थे ले चीजों से, उनको समझ ले आती थी और लेते थे। वो फन करते हाँ, थे। आज सोशल पर मीडिया आज, का जमाना है। यस, आज की ऑडियंस बिल्कुल कुछ भी सहन नहीं करना चाहती, लेकिन उनको कॉमेडी पहले जैसी चाहिए। हम्म। वैसे नहीं, नहीं ये होता आपकी ना। बात बिल्कुल सही है। और एक और चीज जो कि बहुत बहुत पॉजिटिव और बहुत बहुत अच्छी है, हर तारक मेहता के एपिसोड में एंड में कोई ना कोई अच्छा पैगाम होता है। जितनी यस, मुसीबतें आती हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, उनमें से अच्छा पैगाम आता है, स्पेशली जब चंपक चाचा आते हैं, सबकी सुलह करवाते हैं और वो फिर लेक्चर देते हैं। अच्छा, तो ये बिल्कुल मुझे बिल्कुल बताइएगा बिल्कुल। कि जब आपको दोबारा रोल वापस ऑफर हुआ, तो मुझे आपकी एंट्री भी याद है, जब आप वापस आए थे एंट्री थी, जब आपको दोबारा कॉल आई तो आपका क्या रिएक्शन था? किसकी आपको कॉल आई थी कि आप दोबारा आ जाएं? देखिए, मुझे कॉल नहीं आया था, मैंने ही सामने से कॉल किया था। अच्छा, आपने किया था? यस यस, देखिए ऐसा हुआ था कि जब मुझे पता चला कि कवि कुमार आजाद नहीं रहे, हम्म। तो स्टार्टिंग के 20-25 दिन तो मैं बिल्कुल ये सोचा नहीं था कि मैं तारक मेहता में फिर से एंट्री होऊंगा। हम्म। लेकिन मेरे पापा ने मुझे एक बार, मेरे पापा अब तो नहीं रहे, लेकिन जब थे तब उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे पापा का बहुत फेवरेट शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हम्म। तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा, जब भी तुझे कॉल आए ना, तो मना मत करना, फिर से कर लेना। तो मैंने बोला, पापा क्यों फोन आएगा मुझे, कवि जी अच्छा कर रहे हैं, सब बढ़िया है। तो बोलता है, नहीं नहीं, ये बात मैं कर रहा हूँ मार्च की, अच्छा। 2018, जब कवि कुमार आजाद जून में गुजर गए, मैं मार्च की बात कर रहा हूँ। मार्च में मेरे पापा ने कहा कि स्टार्टिंग में कि कभी तुम्हें तारक मेहता से कॉल आए तो कभी मना मत करना। मैं बोला कि मुझे क्यों फोन करेंगे, कवि जी अच्छा कर रहे हैं। तो बोलते, नहीं, मेरा मन है कि अगर आया तो मना मत करना। मैं बोला ठीक है। और ये बात हुई, और उसके कुछ दिन बाद मेरे पापा नहीं रहे, वो चले गए। तो बहुत दुख हुआ सुन के। हाँ, तो मैं भी ये बात भूल गया, सब हो गया। जून में जब कवि कुमार आजाद नहीं रहे, वो ऐसी न्यूज आई, तो तभी भी मुझे ये बात याद नहीं आई। वो ऐसे ही भी बहुत 15-20 दिन। सैड वो भी बहुत सैड मोमेंट था। ऑफ कोर्स उन्होंने भी बहुत हाँ, अच्छी कंट्रीब्यूट किया था तारक मेहता में। ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा किरदार निभा रहे थे वो। तो मुझे ऐसे ही 10-15 दिन बाद मैं बैठा था, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, राइटर है, अमित आर्यन। तो वो मुझे ऐसे ही बैठे थे, तो एक दिन उन्होंने बोला कि तू तारक मेहता कर रहा है फिर से। हम्म। तो मैं बोला, नो आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं है। तो बोले, तू कॉल कर लेना कि तुझे करना है करके। तो मैंने बोला, नहीं नहीं, मैं क्यों कॉल करूंगा, अगर उनको जरूरत होगी तो बुलाएंगे। वो खुद तो बताएंगे। वो बोल रहे, तू क्या अमिताभ बच्चन से बड़ा है क्या? मैं बोला, क्यों आप ऐसा बोल रहे? तो बोले, देख, अमिताभ बच्चन को जब काम की जरूरत थी तो वो यशराज के यहाँ पे उनके कॉल घर पे करते। काम लेने गए, मांगने गए थे। बहुत बहुत तुझे अच्छी बात। कॉल नहीं कर सकता? तो मैं बोला, हाँ बात तो सही है। तो बोला, ठीक है, मैं कल कॉल करूंगा। तो बोले, कल क्यों, आज कर, अब भी कर। बोला, नहीं नहीं भाई, अभी तो रात के 9, 9:30 हो गए, अभी प्रोफेशनल कॉल करना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में रूल है कि हम एक्टर जो कॉल करते हैं ना, वो प्रोफेशनली कॉल वो 12 से 6 में ही करते हैं, उसके पहले या उसके बाद नहीं करते हैं। अच्छा, दोपहर के तो 12 और शाम के 6? हाँ, हम एक्टर्स हाँ। का एक रूल होता है कि भाई यही एक टाइम होता है जहाँ पे लोगों लोगों को आप कॉल कर सकते हैं काम के लिए, क्योंकि वो भी तो इंसान है, वो भी तो अपनी लाइफ जी रहे ऑफ हैं, कोर्स, कहीं हाँ उनको जी। डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। तो बोले, कोई बात नहीं, तू अब भी फोन लगा। मैं बोला, वो नहीं उठाएंगे मेरा फोन। तो बोले, अरे लगा के तो देख, क्या पता उठा ले। मैं बोला, चलो ठीक है। मैंने फोन किया,
तो उन्होंने तुरंत मेरा फोन उठाया, बोलते वाह। बोलो निर्मल। तो मैं बोला कि कैसे हैं सर आप? बोलते बढ़िया। अशित भाई से मेरी बात हुई, तो मैं बोला अच्छा, कि मैंने, आपने कॉल आसिफ भाई को की थी, आसिफ कुमार मौर्य? हाँ जो, हाँ जो प्रोड्यूसर है हमारे, हम्म। उनको कॉल किया और उनको मैंने बोला कि मैंने सुना कवि कुमार आजाद नहीं रहे, मुझे काफी दुख है। तो बोलती जी जी। तो फिर मैंने बोला कि अब आगे आगे आपने क्या सोचा है, ये किरदार कौन निभाएगा? तो बोले कि अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है। तो बोला कि मैं ये करना चाहूंगा अगर आप मुझे मौका दे फिर से। तो बोले ठीक है, आई लेट यू नो। और फिर ऑफिस से 10-15 दिन के बाद कॉल आया, और फिर रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री आगे मैं कर रहा हूँ तारक मेहता का हाँ, उल्टा बहुत, और चश्मा। आप अच्छा भी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, थैंक यू आसिफ सर। कुमार, वो बीइंग अ प्रोड्यूसर के कैसे फ्रेंडली प्रोड्यूसर हैं, या काम के वक्त सिर्फ काम नहीं स्ट्रिक्ट हैं? नहीं नहीं, बहुत मैं कहूँ ना कि ऐसे कम, बहुत कम लोग होते हैं बहुत कि अच्छी बात। जो इतना पैसा और फेम आने के बाद फिर भी डाउन टू अर्थ रहे, बहुत ही फ्रेंडली है। अब आपके साथ आपके भाई बन जाते हैं काम के अच्छा। टाइम। देखिए काम के टाइम तो हर कोई काम करना ही चाहता हाँ है, जी। लेकिन उसके बीच में भी वो ऐसे कहीं ना कहीं मोमेंट ढूंढ लेते हैं जहां आपको फील हो कि इज लाइक योर ब्रदर। बहुत अच्छा ही इज देयर माहौल टू रहता है सेट, सपोर्ट यू। डेफिनेटली। वो हमेशा ये जताते हैं कि मेंटली फाइनेंशियली हर तरह से वो आपके साथ है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये मुझे बताइए क्या कि आप जो भी तारक मेहता के सेट में, आपका फेवरेट कुलीग कौन सा है? जो सारी टीम है उनमें से आपका फेवरेट कौन से है, जिससे आप कंफर्टेबल भी हो, फ्रेंडली माहौल हो आपके हिसाब से? देखिए ऐसे तो बहुत सारे, क्योंकि सभी लोग अच्छे हैं। हाँ जी। लेकिन मैं रूम शेयर करता हूँ अब्दुल के साथ। अच्छा, अ, अब्दुल के साथ। हम हाँ, तो कैसा होता है, मेरे अब्दुल भाई से पहले से मेरी बहुत बनती है। हाँ। और कैसा होता है ना कि एक रूम, मेकअप रूम रहता है ना, उसमें दो लोग रहते हैं। हम्म। तो मैं और अब्दुल रूम शेयरिंग करते हैं, तो मेरी अब्दुल भाई से पहले दिन से बनती है मेरी। तो वहां पे वो अब्दुल भाई देन आपको सोडा ऑफर करते हैं कि आती भाई आज सोडा पीते हैं? नहीं नहीं। फिर जो मेरी वाइफ बनती है कोमल, हाँ जी। हम लोग नेबर है रियल में। अच्छा, हम नेबर दोनों हैं आप? आमने सामने, हाँ, हम अच्छा। दोनों आमने सामने वाले बिल्डिंग में रहते हैं। तो उस तरह से हमारी काफी बनती है। काफी बार ऐसा होता है कि उनका ड्राइवर नहीं आया तो वो मेरी गाड़ी में आ जाते हैं, कभी मेरा ड्राइवर नहीं आया तो मैं उनकी गाड़ी में चला जाता हूँ। तो काफी बार हम गाड़ी भी शेयर कर लेते हैं। बहुत अच्छी तो बात है। इस, हाँ, देन जो बाघा बनते हैं तन्मय वेकरिया, वो जी। भी मेरे, उनके साथ भी मेरी बहुत अच्छी जमती है। और सभी के साथ अच्छी जमती है। लेकिन एक होता है ना कि जो एक नेबर है, एक रूम पार्टनर है, उनसे थोड़ी मेरी ज्यादा बन जाती है। अच्छा अच्छा। अच्छा, बकौल आपके, अगर आप चाहें तो इस सवाल का जवाब नहीं भी दे सकते हैं। तो बकौल आपके, मतलब मैं आपको चार नाम बताऊंगा, उनमें से आपके बकौल आपको उनको नंबरिंग करनी होगी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो कौन कौन है, ठीक है? मतलब बेस्ट एक्टर, क्योंकि हर किसी ना किसी का कोई अच्छा एक्टर होता है जिनको वो हाँ एडमायर हाँ। करते हैं, ठीक है? तो हम्म। जेठालाल जी, बबीता जी, हाँ भिड़े मास्टर, आत्माराम तुकाराम हाँ। भिड़े, चंपक चाचा, तो इन चारों में से आप अगर नंबर वाइज करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए मैं ये बिल्कुल जिसका जवाब नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे लिए सब एक समान है। हाँ मैं, जी, नो मैं डाउट, समझ सकता हूँ जेठालाल तो, बिल्कुल। हाँ, नो डाउट जेठालाल तो नंबर वन है ही। लेकिन उनके अलावा भी मेरे लिए सब एक समान है। मैं, क्योंकि क्या है ना कि आप किसी को जज नहीं कर सकते, हाँ जी, ऑफ किसी को कोर्स। आप टैलेंट वाइज जज नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल। आप, मैं, मेरी उतनी औकात नहीं है, भगवान ने मुझे इतना वो नहीं दिया पावर कि मैं किसी को जज कर पाऊँ कि वो कितने टैलेंटेड है। तो ये इसका सवाल जवाब मैं बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही आंसर किया है, क्योंकि जो हमारे सीनियर्स होते हैं हम अक्सर अवॉइड करते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा तजुर्बा है। अच्छा, मुझे ये बिल्कुल बताइए बिल्कुल। कि जो जो भी तारक मेहता के फैंस हैं सारी दुनिया में हैं, स्पेशली जो नौजवान हैं, या जो भी छोटे बच्चे हैं, या जो भी हमारे बुजुर्ग हैं वो देखते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? कोई ऐसा मैसेज अपने फैंस के लिए प्यार भरा? सबसे पहले तो जो भी तारक मेहता देखते हैं, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सबको मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो इतने साल से तारक मेहता को देखते हैं, इतना हम्म। प्यार देते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इतना प्यार आशीर्वाद देने के लिए। और मैं बस यही कहूंगा कि आप हंसते रहिए, हम आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर है। आपका आशीर्वाद देते रहिए ताकि हम आगे काम करते रहिए,
करते रहे और आपको हंसाते रहे। नहीं, बहुत अच्छा पैगाम है। आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है बॉलीवुड में? ड्रामास की हम बात नहीं करते, हम फिल्म इंडस्ट्री की हम्म, कर रहे हैं। उन आपका हम्म। कौन सा फेवरेट एक्टर है जिसको आप बचपन में भी देखते हो? जैसे जेठालाल ने काफी दफा ड्रामा में बताया है कि उनके फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन साहब हैं। तो आपका वो तो ऐसा कोई? एवरग्रीन है, वो तो अमिताभ जी तो सबके फेवरेट है। हाँ जी। मेरे अमिताभ जी है, देन दिलीप कुमार साहब है, शाहरुख खान है। तो काफी फेवरेट मुझे शाहरुख खान का सबसे बेस्ट पार्ट लगता है। जो मेरी लाइफ में भी ये आता है कि हम दोनों लाइक फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, हम मेहनत करके आगे आए हैं, हम हाँ मेहनत जी। करके काम कर रहे हैं। तो वो मुझे काफी चीज इंस्पायर करती है कि देखो, एक शाहरुख खान जो दिल्ली से आया हुआ लड़का आज मुंबई में अगर बादशाह बन सकता है, तो हम तो बिल्कुल। क्यों नहीं कर सकते काम। नहीं, तो ये शाहरुख खान काफी से मिलने इंस्पायर की करता तो है मुझे। हर किसी की ख्वाहिश होती है, मुझे भी शाहरुख खान साहब से मिलने की ख्वाहिश है। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में आपकी ख्वाहिश होगी कि शाहरुख खान साहब जिनके साथ कोई प्रोजेक्ट मिल जाए आपको, तो आपको करना चाहेंगे? मुझे अभी रिसेंटली शाहरुख जी से उनके साथ काम करने के लिए कमर्शियल का कॉल आया था। अच्छा। कमर्शियल था A23 रमी सर्कल का। जी। लेकिन उस वक्त बजट वाइज का नहीं हो पाया, तो अच्छा। मैंने नहीं किया। तो वो तो हो बिगेस्ट जाए, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी, तो हाँ। मिलेंगे। मिलेंगे, हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। अपॉर्चुनिटीज, अल्लाह ताला अपॉर्चुनिटीज देते जाते हैं, बंदा मेहनत करे तो। हाँ, जैसे अमिताभ जी से जो मेरा मन था कि उनके साथ काम करूं, लेकिन वो नो डाउट में कौन बनेगा करोड़पति में तो मैं हाँ जी, उनसे मिल मैंने, हाँ चुका जी, हूँ। बिल्कुल। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उनके साथ कोई प्रोजेक्ट करूं। लेकिन अफसोस वो भी एक मौका मेरे हाथ से अभी चला गया। हम्म। एक यशराज की फिल्म थी जिसमें अमिताभ जी थे और बहुत बढ़िया रोल था, जो मुझे ऑफर हुआ था, लेकिन अच्छा। डेट की वजह से मैं नहीं कर पाया। उनको अच्छा। कंटिन्यूस 45 to 50 डेज वन गो शेड्यूल था फिल्म का। हम्म। तो वो चाह रहे थे मैं वो करूं, अच्छा, लेकिन वो तारक फिल्म मेहता की रिलीज तो हो चुकी है? नहीं, अभी तक वो आई नहीं है। अच्छा, अच्छा। तो वो फिल्म, मतलब वो फिल्म के लिए, मतलब फिर से, मतलब तारक मेहता में कुछ मैं प्रॉब्लम नहीं चाहता था। तो हाँ। मैंने बिल्कुल उनको मना कर दिया कि सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा तारक मेहता की वजह से। तो कोई बात नहीं, आगे ऐसे मौके बहुत आएंगे। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। अच्छा, ये सवाल जो है ना, जो दया भाभी के फैंस हैं ना, उनकी तरफ से, कि आपको लगता है कि एनी टाइम सून दया भाभी की वापसी होगी, या तो थोड़ा और मजीद टाइम लग सकता है? डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत जल्दी दया भाभी की एंट्री होगी, ऐसा अच्छा। मुझे भी लगता ये है। तो बहुत अच्छी खबर है दया भाभी के फैंस के लिए, स्पेशली जेठालाल के फैंस के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। फिर देखो, ये तो अभी शो के क्रिएटर्स के हाथ में है कि कब आए ना आए, लेकिन मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि उनकी एंट्री बहुत जल्द होगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो होपफुली जो भी आप मेहनत कर रहे हैं आप करते रहें। आप जो स्पेशली जो आप सारी तारक मेहता के उल्टा चश्मा की टीम है ना, आप सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबको हंसाते हैं। आजकल हंसाने वाले कम, रुलाने वाले ज्यादा हैं, लेकिन आप उन हंसाने वालों में से हैं। और आपके जो भी फैंस हैं आप उनको प्यार देते हैं। और बीच बीच में कभी कभी हम देखते हैं कि जो सफाई का आप वो अवार्ड्स वगैरह भी देते हैं, जो अपने शहर यस। को, अपने घर को साफ रखता है, कि फिर तारक मेहता की टीम उनको वो अवार्ड भी देती है। तो आप वैसे भी सोशली और ड्रामे वाइज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो कैसा फील होता है आपको उस हिसाब से? बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि एक आप समाज को एक मैसेज देते हो। आप खुद एक ऐसे मूवमेंट का हिस्सा होते हो। तो बहुत अच्छा लगता है। बीच में हम लोग ने काफी अवार्ड्स वगैरह दिया, कि आपको लगता है कि आप, आपकी सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको खुद कैसे रहना है, क्या करना है, कि वो आपके कहने पर लोग करते हैं कुछ चीजें, जैसे साफ सफाई ये वो। तो अच्छा लगता है कि भगवान ने हमें कुछ अच्छा गॉड गिफ्ट दी है कि हमारी वजह से हम कुछ काम कर पाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जैसे साफ सफाई, ये जो वातावरण के लिए है, जो हम मैसेज देते हैं, उसके लिए हम कुछ कर पाए छोटा सा काम, तो अच्छा लगता है ये देख के। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया हमें। आप ऑस्ट्रेलिया कब आएंगे? और मुझे एक्चुअली ये दिसंबर में प्लानिंग था मेरा ऑस्ट्रेलिया आना। ऑस्ट्रेलिया आने का है क्योंकि प्लानिंग? था, अभी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक दो इवेंट्स होने वाले थे जिसके लिए मैं आने वाला था।
लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से अभी तक हो नहीं पाया है, तो अच्छा, तो शायद क्या हम अभी जान तो मैं सकते हैं नहीं। कौन से सिटी में आप आने वाले थे? अभी तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत इनिशियली थी, तो मुझे ज्यादा एंड आइडिया नहीं है क्योंकि ओके। हो नहीं पाया। तो फिर मैंने ज्यादा डिटेल्स पूछी नहीं। तो आई एम श्योर कि फ्यूचर में मिलते हैं कभी ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा। ये जो सारे नौजवान हैं ना, ये स्पेशली मैसेज उनके लिए भी है। ऑफ कोर्स जब आप बड़े होते हो ना, तो एक तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो अक्सर जो नौजवान होते हैं ना, वो अपने ख्वाब चेस करना छोड़ देते हैं, कामों में लग जाते हैं। तो मेरी मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि मैं कभी जो है तारक मेहता के उल्टा चश्मा की टीम से मिल पाऊंगा कि नहीं। क्या जो मैं ख्वाब देखता हूँ वो उस पे पूरा उतर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन मैंने मेहनत की, मेहनत करता रहा। और आज आप मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। आपको पता है, आज मैंने अपने छोटे भाई, वो मेरा छोटा भाई भी देखता है शौक से, मैंने उसे बोला कि मेरे भाई आज मैं हाथी भाई का इंटरव्यू करने वाला हूँ। उसने बिल्कुल मुझ पे यकीन नहीं किया। वो मुझ पे हंसा और बोला कि भाई आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मजाक नहीं हम्म। कर रहा। फिर जो आपने वीडियो बनाई अनाउंसमेंट, मैंने वो उसको अनाउंसमेंट दिखाई ना, फिर उसने यकीन किया कि आप तो सच बोल रहे थे। अच्छा, नहीं हाँ, नहीं, देखो बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं आप कि आप मेहनत करते रहो। हम डेफिनेटली एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल। ये जो काफी काफी जो यंगस्टर्स है उनके लिए भी ये मैसेज है कि हम्म, कभी भी हार मत मानो, मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर काफी ऐसे कामयाब होंगे। नौजवान हैं जिनके बड़े बड़े ख्वाब हैं, जो मेहनत करना चाह रहे हैं, लेकिन उनमें ये वो छोटा सा डर है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये मुझे डर एक बात बताइए, ये लोग, ये जो आप जो बोलते हैं लोग, ये लोग कौन है? भाई तो हम ही तो ये है। डर ना, ये डर मुझ में भी था। 2-3 सालों से हम्म। मैंने इस डर को खत्म कर दिया। मैंने कहा जिसको जो सोचना होगा सोच ले, क्योंकि दूसरे लोग ना हमारे घरों का बिल पे करते हैं, दूसरे लोग ना हमें वो खुशियां देते हैं जो हम चाह रहे हैं, दूसरे लोग ना हमारे ख्वाब पूरे करेंगे। जितने बड़े आपके डेफिनेट। ख्वाब होंगे, उतनी बड़ी ऑफ कोर्स मुश्किलातें भी आएंगी, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी मेरे लिए लाइक यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये पॉसिबल है कि मैं जो बचपन से जो ड्रामा देखता आ रहा हूँ, आज उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ डॉक्टर हाथी का, मेरे लिए पॉसिबल हो गया। तो मुझसे कई ज्यादा टैलेंटेड बच्चे नौजवान हैं जो अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं, अगर मेहनत करें तो, हम्म। शुरुआत करें तो। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि कभी हार मत मानो। अ, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, आज मैं इंडिया में हूँ, फिर भी हम आमने सामने बैठ के इंटरव्यू कर पा रहे, क्योंकि शायद आज से पहले जब तुम छोटे थे शायद, तो उस जी, टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी भी पावरफुल नहीं थी। तो तुमने सोचा होगा मैं इंडिया जाऊंगा, ये करूँ। लेकिन देखो आज टेक्नोलॉजी भी इतनी पावरफुल हो गई है, तो ना सपना देखना कभी मत छोड़ो। यू बिल्कुल। नेवर नो आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो। जैसे मैं अपनी 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 बात बताऊं कि जब मैंने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट की थी, तब ना मोबाइल थे, ना इंटरनेट था, कुछ नहीं था। आपको ऑफिस ऑफिस फोटो जाके देने होते थे, हार्ड कॉपीज। और देखिए आज का जमाना की सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है, इंटरनेट इतना पावरफुल हो गया है कि कहीं पे वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप बैठ के आप स्टार बन सकते हो। ऑफ कोर्स, ऑफ तो कोर्स। सोशल मीडिया कितना पावर। सोशल मीडिया पावर इतना आ गया है कि आपको घर बैठे स्टार बना सकता है। अभी जरूरी नहीं है कि आपको मुंबई आना पड़ेगा, मुंबई नहीं, में आके स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आप चाहे लखनऊ में बैठे हो, आप भोपाल में बैठे हो, आप दुबई में बैठे हो, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, आप कहीं पे भी बैठे हो, आप स्टार बन सकते हो। तो कभी भी निराश मत होइए, यू नेवर नो भगवान ने आपके लिए क्या सोचा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब भी मैं किसी का इंटरव्यू करने का सोचता हूँ या कुछ चीज करने का सोचता हूँ ना, मेरा इतना बिलीफ है अल्लाह पे। क्योंकि उस दिन ना मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मुझे अचानक ख्याल आया कि क्यों ना मैं जो है तारक मेहता की टीम से रीच आउट करूँ। फिर मुझे लगा कि रिप्लाई मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर मैंने सोचा कोशिश नहीं करेंगे तो फिर हम किस किस फायदे। तो मैंने कोशिश की। देखो आज मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो सारे नौजवानों को ये पैगाम है, जो भी हमारे बच्चे बच्चियां बहनें भाई, कि प्लीज एटलीस्ट ट्राई करो आप। बिना ट्राई ट्राई ट्राई। किए, बिना कोशिश किए आप ऑलरेडी और गिव अप मैं तो कहता करोगे हूँ तो कि क्या अगर, फायदा। मैं तो कहता हूँ दो चार बार ट्राई करने में फेल भी हो जाओ, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी ट्राई करते रहो, डेफिनेटली बिल्कुल। एक दिन सक्सेस मिलेगी।
हाँ बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात सही है। तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि आप एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर ऑस्ट्रेलिया आएंगे, आपसे आमने सामने भी मुलाकात होगी, और आपको ऑस्ट्रेलिया भी हम घुमाएंगे। तो जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आए हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा, और इन बातें होती रहेंगी। मुझे इंडिया आने का शौक है बहुत, और तारक मेहता प्लीज आप उल्टा आइए, चश्मा का प्लीज सेट आइए। देखने। तो मैं जब भी इंडिया आऊंगा आपसे मुलाकात करूंगा, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सेट देखने जरूर आऊंगा। यस यस, योर मोस्ट वेलकम समर, आप कभी भी आओ, मिलेंगे हम इंडिया। एंड थैंक यू सो मच कि आज आपने अपने इंटरव्यू में मुझे बुलाया। थैंक यू नहीं सो नहीं, मच। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया, शुक्रिया। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप हमेशा ऐसे तरक्की करते रहें।